सुप्रभात सभी को। आप सभी का आज के इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी अभिभावकों का। और उम्मीद है कि आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे, मेरी आवाज आप तक जा रही होगी। हाँ मैम। आवाज जा रही है मेरी, क्लियर है बेटे? हाँ मैम। हाँ मैम। जी, थैंक यू। तो आज का ये वेबिनार, जैसा कि आपको पूर्व सूचना मिल चुकी है कि ये वेबिनार है जो एनईपी 2020 यानी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 में, उसके रिगार्डिंग ये सीबीएसई से जो है निर्देश मिला है कि विद्यालय के जो समस्त अभिभावक हैं उनके साथ एक वेबिनार किया जाए और उनको इसके रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं, खास करके एजुकेशन से रिलेटेड, उसके विषय में उन्हें बताया जाए, उनको जानकारी दी जाए। तो इसके लिए मुझे 6 to 8 के लिए जो है निर्देशित किया गया विद्यालय के द्वारा कि मैं एक वेबिनार करूं आप सभी अभिभावकों के साथ में, और आपको इस विषय में यानी कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके विषय में मैं आपको जानकारी दूं। तो इसी के रिगार्डिंग आज का ये वेबिनार है। आई थिंक ये उद्देश्य है, मतलब किस लिए ये वेबिनार है ये तो आप सभी को क्लियर होगा, जैसा कि आपको ऑलरेडी मैसेज मिल चुका है। तो सबसे पहले तो मैं पूरे केंद्रीय विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी अभिभावकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि आप यहाँ पर आए और इस वेबिनार में सम्मिलित हुए। तो इसको थोड़ा सा हम शुरू करते हैं, और इसके लिए मैंने स्वयं अपने हैंड रिटन एक पीडीएफ तैयार किया हुआ है, और उसी के माध्यम से मैं यहाँ पर जो भी नई शिक्षा नीति के तहत जो भी चेंजेस हुए हैं, जो होने वाले हैं, जैसा कि उम्मीद है कि 2022 या 23 तक श्योर नहीं है लेकिन लागू होने के चांसेस हैं। मैं यहाँ पे अभी 1 मिनट आप वेट कीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। आप सभी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। थैंक यू बेटा। अभी यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पहली हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो कब आई थी। तो हमारी जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो 1968 24 जुलाई में आई थी, सबसे प्रथम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। देन इसको जो है रिवाइज्ड किया गया है, जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई वो 1986 में आई, और फिर फाइनली इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए 1992 में यानी 1992 में। और उसके पश्चात तकरीबन आप देख सकते हैं यहाँ पे 34 यानी 34 सालों के बाद में ये जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, वो 34 सालों के बाद में आई है। जैसा अगर हम पहले वाले की बात करें 1968 में, तो ये जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस दौरान आई थी। देन 1986 की बात करें तो ये जो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे उस दौरान आई थी। और 1992 यानी 1992 में अगर हम देखें तो जो उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उनके शासनकाल में ये थोड़े से परिवर्तन हुए थे 1992 में। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ये हमारी पहली 1968 में, देन 1986 में और देन 2020 यानी तीसरी जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसे नई शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है। और इसके दौरान क्या किया गया है, थोड़ा जो परिवर्तन किया गया है, जो हमारा ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD है, इसका नाम इसके तहत चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जो शिक्षा मंत्रालय उसी के अंतर्गत आता है, तो उसका नाम इसके अंतर्गत चेंज कर दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नाम दे दिया गया है। ये जो मुख्य चेंजेस हुए हैं उसको हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि पहले जो स्कीम थी यहाँ पे 10+2 की, यानी कि पहले 10 यानी आप देख सकते हैं कि 10 का मतलब 1 क्लास से लेकर 10 तक का। देन 2 की अगर हम बात करें तो 11th और 12th। तो अभी इसको इन 4 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 फैक्टर्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 साल का है, देन 3 साल का, और उसके बाद में फिर 3 साल का और 4 साल का। यानी कि अभी तक अगर हम देखें तो यहाँ पे जो राज्य सरकार है वो अपने अंदर जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको 12 वर्ष तक रखती थी। और अगर इधर हम टोटल करें तो कहीं ना कहीं 5+3 8 हो गया आपका, 8+3 11 हो गया, देन 4 हो गया यानी 15 हो गया। तो ऐसे में अभी वो 15 साल रखेगी। अच्छा, जब हम बात करते हैं ये जो पहले जो हमारी शिक्षा नीति जो रही है अभी तक जो चल रही है हमारी, तो ये पहले यहाँ पे स्टार्ट होता था, बच्चे जो शिक्षा बच्चों को दी जाती थी वो 6 साल से शुरुआत होती थी। लेकिन अभी जो ये नई शिक्षा नीति आई है इसके तहत ये 3 साल पे ही शुरू हो जाएगी।
यानी कि जब बच्चा जो है वो 3 साल का होगा तभी उसकी शिक्षा शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देगा। साथ ही साथ जो स्ट्रीम है उसको नई शिक्षा नीति में समाप्त कर दिया गया है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट को भी शामिल किया गया है। जैसा कि क्लियर हो रहा है सर आप सबको? यस मैम। ओके, तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टार्टिंग होगा, अब यहाँ पे 6 साल से पहले होता था, लेकिन अभी क्या होगा कि जब बच्चा 3 साल का होगा तब उसे जो है वो विद्यालय भेजा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते हैं जो 5 वर्ष का है इसको जैसे 4 यहाँ पे फैक्टर्स हमने आपको पहले बताया, डिवाइड किया गया 5+3+3+4। तो जो ये 5 इयर्स यानी स्टार्टिंग का जो ये 5 साल होगा इसको फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया। यानी बच्चे का एज ग्रुप अगर देखें तो 3 to 8 ईयर होगा स्टार्टिंग के, जो क्योंकि 3 इयर्स में एंट्री करेगा, देन 5 साल इसमें रहेगा तो ये 8 साल का बच्चा हो जाएगा। सेकेंड जो है वो प्रिपरेटरी स्टेज इसको नाम दिया गया है, और इसमें बच्चा 3 साल तक रहेगा, यानी जब 8 साल का एंट्री करेगा इसमें वो 11 साल तक इसमें रहेगा सेकेंड स्टेज में। देन थर्ड की अगर हम बात करें तो ये भी आपका 3 वर्ष का है, और इसे नाम दिया गया है मिडिल स्टेज, यानी इसमें बच्चा 11 to 14 इयर्स का इसके बीच में रहेगा बच्चा, यानी 11 साल से 14 वर्ष तक। देन सेकेंडरी स्टेज लास्ट वाला जो ये 4 वर्ष का है, 4 इयर्स का सेकेंडरी स्टेज होगा ये, और इसमें जो है वो एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो 14 to 18 इयर्स। अगर देखें इस हिसाब से देखें तो अब पहले भी जब बच्चा 18 वर्ष तक का उसका जो एजुकेशन का था, यानी 12th क्लास तक का था, वो स्टेट गवर्नमेंट में था, और देन अगर अब का भी देखें तो फिर 12 तक का ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से 18 इयर्स तक का ही है, क्लासेस 12 तक की ही है। ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे बढ़ करके अगर यहाँ पे 15 हो गया है तो ज्यादा हो गया, इधर 12 था अभी, क्योंकि स्टार्टिंग हमने आपको बताया कि पहले कैसे होता था 6 साल पे, जो कि अभी भी हो रहा है, लेकिन जब ये नई शिक्षा नीति जैसा हमने आपको बताया मे बी 2022-23 तक जब भी लागू हो जाएगा ये, तो 3 साल के बच्चे जो है वो स्कूल जाने लगेंगे। तो इस प्रकार से अब थोड़ा सा हम इसको विस्तृत चर्चा करेंगे 1 by 1 स्टेजेस पे यहाँ पे, और ये ताकि और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। सबसे पहला जो हमने आपको अभी स्टेज बताया वो फाउंडेशन स्टेज होगा। फर्स्ट सबसे पहला जो होगा वो फाउंडेशन स्टेज, इसमें बच्चा 5 साल बिताएगा, यानी कि 3 इयर्स जो होगा वो बच्चा प्ले स्कूल में जाएगा, सिर्फ उसको खेलना रहेगा, कलर करेगा, खेलना कूदना रहेगा, जो भी मस्ती करना होगा रहेगा, किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं होगा बच्चे, क्योंकि एक्चुअली देखा जाता है ऐसा कि बच्चे को जब स्कूल भेजा जाता है और उनको एग्जाम के तमाम प्रकार के फियर्स होते हैं उनके अंदर, तो स्कूल जाना नहीं चाहते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये जो नई शिक्षा नीति आई है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी, इसमें ये सबसे बड़ी अभी तक की शिक्षा नीति है जिसमें कई सारे जो अगर हम देखें तो सलाहों को, सुझाव को माना गया है, शामिल किया गया है। तो इस आधार पर ये जो शिक्षा नीति है काफी बृहद है। तो ऐसे में जो शुरू के 3 साल होंगे वो बच्चा प्ले स्कूल में जाएगा, उसमें खेलेगा कूदेगा। देन आफ्टर 3 इयर्स 2 साल वो क्लास 1 और 2 करेगा। और एक चीज जो इसमें मेन है कि कोई भी एग्जाम नहीं होगा, यानी कि स्टार्टिंग के पीरियड में अगर हम देखें तो जो 5 साल बच्चा कर रहा है इसमें फाउंडेशन स्टेज में, उसमें शुरुआत में कोई भी उसका एग्जाम नहीं होगा, पूरे 2 क्लास तक को क्रॉस कर जाएगा, पास कर ही जाएगा, क्योंकि कोई एग्जाम नहीं होना है। तो ऐसे में बच्चा देन 3rd स्टैंडर्ड में आएगा। तो ये आपका उम्मीद है कि जो पहला स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, जो कि 5 वर्ष बच्चा रहेगा, इसमें हमारी बात फिर से क्लियर कर देते हैं कि ये 3 साल जो होगा, शुरू के 3 साल में बच्चा एंटर करेगा 3 इयर्स में, तो प्रारंभ के 3 साल वो प्ले स्कूल में जाएगा और वहां पर सिर्फ कलर करेगा, खेलेगा, कोई भी उसका कोई सिलेबस नहीं होगा, कोई भी ड्रेस नहीं। शुरू के 3 साल आप कैसे भी ड्रेस पहन कर आ जाओ, मस्ती करो, घूमो कूदो, कोई प्रकार का होमवर्क कुछ भी नहीं। मतलब बच्चे का सिर्फ बच्चे को स्कूल के प्रति एक लगाव जागृत करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि बच्चे डरे नहीं, बच्चे भागे नहीं स्कूल आने से। तो इसके लिए ये थोड़ा सा यहाँ पे शुरू के जो 3 साल अभी नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है, इसमें प्ले स्कूल में बच्चा जाएगा। देन आफ्टर 3 इयर्स 2 साल वो क्लास 1 1 साल हो गया और क्लास 2 1 साल हो गया, यानी कि 2 साल वो 1 और 2 क्रॉस कर जाएगा। तो जब पहला फाउंडेशन स्टेज बच्चा क्रॉस करता है, देन वो जब प्रिपरेटरी स्टेज में पहुंचता है तो क्लास 3rd में आ जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि ये जो फाउंडेशन स्टेज है ये 5 वर्ष का है, देन प्रिपरेटरी स्टेज जो है ये 3 वर्ष का है, जैसा कि जो हमने आपको बताया था, जो इसको डिवाइड किया गया है 5+3+3+4 में, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा स्टेज हमने आपको अभी बताया था प्रिपरेटरी स्टेज,
ये 3 वर्ष का होगा। और क्योंकि फाउंडेशन स्टेज में ऑलरेडी बच्चा 1 और 2 क्लास पढ़ चुका है, तो अभी वो क्लास 3 में एंटर करेगा। तो क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक, यानी कि 3 to 5 क्लास तक वो बच्चा प्रिपरेटरी स्टेज के अंतर्गत 3 साल में वो रहेगा यहाँ पर, और इसमें उसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि क्लास 2 तक कोई भी एग्जाम नहीं देना है, बच्चा पास हो जाएगा। बस ऐसे ही, जिससे कि बच्चे का विद्यालय के प्रति रुझान हो, लगाव जागृत हो, मुख्य उद्देश्य इसका ये। और अभी यहाँ पे 3 क्लास से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अगर पढ़ाने की बात करें इसमें, तो एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, साथ ही साथ स्टडी भी कराया जाएगा, इसका सिलेबस भी डिसाइडेड होगा। और लैंग्वेज की यहाँ पर अगर हम बात करें, तो लैंग्वेज में रीजनल लैंग्वेज यानी इसकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें भी पढ़ाया जा सकता है, जो भी इसकी लोकल लैंग्वेज है। इसके साथ साथ में अगर इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाना चाहते हैं तो कोई ऐसा बाध्यता नहीं है कि आपको सिर्फ क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को पढ़ाना है। क्लास 3 to 5 की बात हो रही है यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको अपने माइंड में ध्यान में रखना है। तो इसमें बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में उनकी क्षेत्रीय भाषा जो होगी, स्थानीय भाषा जो होगी, उसमें उनको शिक्षा दी जाएगी। और इसके अलावा इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई दबाव नहीं है कि आपको क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा में ही बच्चों को पढ़ाना है। तो आप अगर चाहे तो ये प्राइवेट स्कूल वाले जो भी इंग्लिश मीडियम भी चला सकते हैं, इंग्लिश मीडियम भी पढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी सुविधा होगी, क्योंकि बच्चे, ऐसा माना जाता है कि अपनी भाषा में, अपनी जो मदर लैंग्वेज होती है, अपनी मातृभाषा में जल्दी सीखते हैं, ज्यादा सीखते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये चेंजेस किया गया है कि स्थानीय भाषा या फिर आप कह सकते हैं क्षेत्रीय भाषा में, और या अगर चाहे तो इंग्लिश मीडियम जो भी चल रहा है जिस तरह से, वो भी पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पे अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पे आते हैं मिडिल स्टेज, जो हमारा तीसरा हमने बताया आपको। सबसे पहला फाउंडेशन स्टेज, देन आपका था प्रिपरेटरी स्टेज, और 3rd नंबर पे यहाँ आता है मिडिल स्टेज। तो अगर हम बात करें मिडिल स्टेज में, तो इसमें बच्चा 3 साल रहेगा, यानी कि क्लास 5 तक वो प्रिपरेटरी स्टेज में रहेगा। क्लास 5 वहां से पास कर चुका है बच्चा, एग्जाम स्टार्ट होगा उसका प्रिपरेटरी स्टेज पे, यानी क्लास 3 से एग्जाम स्टार्ट होगा। देन अगर हम देखें यहाँ पे मिडिल स्टेज पे बच्चा आ जाएगा, और इसमें वो 3 साल यानी 6 to 8 क्लास तक वो मिडिल स्टेज में रहेगा। 6 क्लास से शुरू होगा, क्योंकि ये 3 साल का है, तो क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8। और साथ ही साथ अब यहाँ पे उसको कंप्यूटर की भी थोड़ी बहुत नॉलेज देना शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बेसिक जानकारी वहाँ पे क्लास 6 से उसको शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ ये वोकेशनल जो है वो भी उसको साथ ही साथ वोकेशनल बेस पर भी शिक्षा दी जाएगी। वोकेशनल मतलब होता है व्यवसायिक। तो व्यवसाय भी, जैसे बच्चे अगर गर्ल्स जो भी है, गर्ल्स बॉयज सिलाई में, कढ़ाई में, या फिर बढ़ई, उनको बढ़ईगिरी में जो भी बढ़ई के द्वारा जो कारपेंटर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इसके अलावा जो गार्डनर होता है, तो जिसमें भी उनकी रुचि है वो अपनी रुचि के हिसाब से उसको वो ट्रेंड को चूज कर सकते हैं और उसको वो पढ़ सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये होगा कि फ्यूचर में वो एक व्यवसाय के प्रति अगर शुरू से ही उनको बताया जाएगा, तो जैसे कि बेरोजगारी की समस्या है काफी हद तक इसके माध्यम से हल हो सकेगी। तो ये भी थोड़ा सा ये अच्छा है कि अगर बच्चे को व्यवसाय के अकॉर्डिंग जो है वो व्यवसाय के हिसाब से शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ पर और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे, मैथ्स, साइंस, आर्ट, ये सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। इसके साथ साथ कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज पढ़ना होगा, जैसे कोंकणी, ये उर्दू, हिंदी, संस्कृत, जो भी जितनी भी है, मलयालम, बहुत सारी जो 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान में शामिल किया गया है, तो वो सारी जो भाषाएं उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज भी इसमें बच्चे को 6 to 8 ईयर जो यहाँ पे क्लास है उसमें पढ़ना होगा बच्चे को। 1 इंडियन लैंग्वेज, एक भारतीय जो भाषा, उसे बच्चे को पढ़नी होगी 6 क्लास से 8 क्लास तक। तो ये मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदी और संस्कृत, उसके अतिरिक्त भी जो लैंग्वेजेस हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपनी रुचि के अनुसार बच्चा ऑप्ट कर सकता है, ले सकता है। तो ये यहाँ पे 3rd स्टेज यानी कि 6 क्लास से शुरू होगा। ये सारी जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, ये शिक्षा जो दी जाएगी, कंप्यूटर कोडिंग है, साथ ही साथ सब्जेक्ट्स का जो भी है, तो ये सारा आपका 6 क्लास से यहाँ पे स्टार्ट होगा। और साथ ही साथ एक जो है वो इंडियन लैंग्वेज भी बच्चे को पढ़नी होगी। कोई भी अपनी रुचि के अकॉर्डिंग वो ऑप्ट कर सकता है, ले सकता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और यहाँ पर देखेंगे कि जो बच्चा यहाँ पे जब चौथा जो हमने देखा, अभी हमने 5 देख लिया, 5 जो फैक्टर था, +3 वाला भी देख लिया जो आपका प्रिपरेटरी स्टेज था। देन हमने फिर से +3 मिडिल स्टेज, और फाइनली हम यहाँ पे आके पहुंचते हैं +4, यानी ये आपका सेकेंडरी स्टेज जो लास्ट है चौथा, 5 + 3 + 3 + 4। तो 4th वाला जो है इसको सेकेंडरी स्टेज के नाम से जाना जाता है जाएगा, मतलब उसमें डिवाइड जो किया गया है।
ये आपका 4 वर्ष का होगा। अब क्लासेस की अगर हम बात करें तो 9 to 12 क्लास तक, क्लास 9 से शुरू होगा और क्लास 12वीं तक का होगा ये 4 साल सेकेंडरी स्टेज जो होगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात, जैसा हमने शुरू में आपको बताया कि स्ट्रीम हटा दिया गया है, यानी कि जैसे बच्चा अगर वो साइंस साइड से पढ़ रहा है, मैथ्स से लेकर के केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्ट चीजें, तो वो फिर अगर उसको रुचि है कि हमें ज्योग्राफी चाहिए या पढ़ना चाहता है, हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो बच्चा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे अगर जाना है तो या तो वो साइंस स्ट्रीम में जाएगा या फिर आर्ट्स स्ट्रीम में जाएगा। तो अभी ऐसी सारी चीजें इसमें हटा दी गई हैं कि बच्चा जिधर से भी चाहे वो सब्जेक्ट, जो भी 5 सब्जेक्ट उसको चयन करने हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग जो स्ट्रीम ही हट जाएगी, तो कोई भी सब्जेक्ट को बच्चा मैथ्स ले लिया, फिर उसे फिजिक्स पढ़ने का मन है, फिजिक्स ले लिया उसने, देन उसका पढ़ने का मन है, हिंदी ले लिया उसने और ज्योग्राफी ले लिया। इस प्रकार से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो बच्चा ऑप्ट कर सकता है, पढ़ सकता है, यानी स्ट्रीम को पूरी तरह से हटा दिया गया है इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। साथ ही साथ मल्टीपल सब्जेक्ट, जैसा हमने आपको अभी बताया कि ज्योग्राफी लेना चाहता है ले सकता है, मैथ्स ले सकता है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी चीजें हैं, बायो, जो भी लेना चाहता है बच्चा अपने अकॉर्डिंग, कोई भी स्ट्रीम का बंधन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर हिंदी में हम कहें तो अलग अलग संकाय होते हैं, कला संकाय, वाणिज्य संकाय, देन आपको ज्ञान संकाय, तो ये सारी चीजें हट जाएंगी, संकाय कुछ नहीं होगा, स्ट्रीम नहीं होगा, और सिर्फ आपका होगा सब्जेक्ट जो भी बच्चा चाहे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। वो भूगोल भी पढ़ सकता है, केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है, वो हिंदी भी पढ़ सकता है, वो मैथ्स भी पढ़ सकता है, सारी चीजें जो भी पढ़ना चाहे वो अपनी रुचि के हिसाब से वो पढ़ सकता है। और साथ ही साथ एक चेंज इसमें जो और है कि 9 to 12 में अभी तक अगर देखते हैं तो फाइनल एग्जाम जो है कहीं ना कहीं वो एकदम सेशन के अंत में होता है, तो इसको इसके जो एग्जाम है सेमेस्टर बेस्ड कर दिए गए हैं, यानी कि पर 6 मंथ पे जो है वो एग्जाम होंगे। 9th क्लास से शुरू हो जाएगा, 6 मंथ पे एग्जाम होगा, देन 6 मंथ के बाद फिर 6 महीने का, यानी कि अगर देखें तो 9th क्लास में 2 बार एग्जाम होंगे, देन 10th में भी 2 बार होंगे। तो कहीं ना कहीं इससे, जैसा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको लगता है कि एग्जाम आएगा तो हम पढ़ेंगे, फिर अपनी तैयारी कर लेंगे हम, तो ऐसे में अगर ये है कि हमारा जो मे बी सिलेबस फिनिश होने के बाद थोड़े समय के बाद में हमारा एग्जाम आ जाएगा, तो इससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर रहेगा एग्जाम को लेकर के, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो पढ़ेगा, स्टूडेंट वो पढ़ाई करेगा। तो इस चेंजेस किए गए हैं कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा 9 to 12 में भी, और स्ट्रीम को तो पूरी तरह से हटा दिया गया है, सब्जेक्ट अपने रुचि के अनुसार बच्चा विद्यार्थी जो है वो ले सकता है। अब यहाँ पे उम्मीद है कि आप सबको ये जो 4 स्टेजेस हमने यहाँ पे क्लियर किए हैं, आपको क्लियर हो गए होंगे। यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, आप लोगों के साथ में आपके पेरेंट भी है ना? हाँ मैम। यस मैम। ओके 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 गुड। तो आगे अब हम चलते हैं, जैसा 12th क्लास तक तो यहाँ पे क्लियर हो गए। देन अब आगे ग्रेजुएशन का क्या होगा, तो ग्रेजुएशन को यहाँ पे 4 वर्ष का कर दिया गया है, 4 इयर्स, 4 साल का कर दिया गया है ग्रेजुएशन। और जैसा पहले होता था ना कि अगर आर्ट्स पढ़ रहा तो बीए कहलाएगा, फिर अगर उसने साइंस ले रखी है या कॉमर्स ले लिया तो बीकॉम होगा, तो इस तरह से ये भी सारी चीजें खत्म कर दी गई है, सिर्फ ग्रेजुएशन होगा। इसमें कोई भी वेरियस सब्जेक्ट, जैसे अभी हमने पीछे आपको बताया सेकेंडरी स्टेज पे कि बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार ले सकता है, वो उसी सेम वो सारी चीजें आगे भी फॉलो होंगी, यानी ग्रेजुएशन में भी फॉलो होंगी। तो अब इसमें अगर हम देखें तो किस हिसाब से जो रिजल्ट होगा वो किस हिसाब से मिलेगा, तो अगर बच्चा ग्रेजुएशन, जैसा हमने आपको बताया कि 4 साल का ग्रेजुएशन है, तो फर्स्ट ईयर अगर कंप्लीट करता है तो उसको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको जो रिजल्ट मिलेगा, उस पे लिखा होगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, यानी कि 1 साल बच्चे ने कर लिया, विद्यार्थी ने 1 साल कंप्लीट कर लिया। अगर 2 साल वो कंप्लीट कर लेता है तो उस पे लिखा होगा कि ग्रेजुएशन डिप्लोमा, और 3 साल कंप्लीट करने के बाद में उस पे लिखा होगा ग्रेजुएशन डिग्री, और अगर बच्चा 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है तो वहां पे लिखा होगा ग्रेजुएशन रिसर्च। और साथ ही साथ जैसे कि तमाम प्रकार के हम देखते हैं कि जो भर्तियां आती हैं उसमें लिखा होता है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि वैसे में अगर कोई भी भर्ती आती है तो उसमें अगर ग्रेजुएशन लिखा है तो हम क्या मानेंगे कि कौन सा हमको सर्टिफिकेट लगाना है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए,
या ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है कि जॉब और कंपटीशन के लिए डिग्री होना चाहिए, जैसे IAS का एग्जाम देना है, जो भी है आप ग्रेजुएशन के बाद में जो भी एग्जाम दे सकते हैं, उसमें डिग्री जो है ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि 3 साल आपके कंप्लीट होने चाहिए। उसके पश्चात ही जो है ये जॉब और कंपटीशन के लिए आप जो है वो एलिजिबल होंगे। एक चीज और इसमें देखिए लिखा हुआ है री एंट्री। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? जैसे पहले क्या होता था कि अगर बच्चे ने 1 साल मान लीजिए किया है, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, बाय द वे वो किसी भी कारण से जो है ड्रॉप कर देता है, मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या जो भी प्रॉब्लम है, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इस कारण से वो नहीं कंटिन्यू कर पाया अपनी पढ़ाई, तो ऐसे में जब वो दोबारा से गया तो उसको फिर से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करना होगा। लेकिन अभी क्या है कि अगर 1 साल बच्चे ने पढ़ लिया है और उसे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो है उसके पास में है, तो जब नेक्स्ट वो 1-2 साल के बाद फिर से उसको लगता है कि हम आगे की पढ़ाई करेंगे, हमको करना है, तो उसके पास ये सर्टिफिकेट है, तो उसको दोबारा से एंट्री मिल जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, मतलब दूसरे साल में वो पढ़ने के लिए एलिजिबल होगा, ना कि उसे फिर से पहले साल से पढ़ना होगा। तो ये यहाँ पे री एंट्री का प्रावधान कर दिया गया है कि बीच से अगर किसी भी कारणवश छूट जाता है, वो लैक ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो भी चीज, अगर कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अगर बीच में जो है ड्रॉप कर देता है बच्चा पढ़ाई, तो अगेन उसको कर सकता है कंप्लीट उसकी आगे की पढ़ाई। ऐसा नहीं है कि जो किया उसको भी करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे 1 साल का अगर पूरा हो गया तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, 2 साल का हो गया तो डिप्लोमा, ग्रेजुएशन डिप्लोमा, 3 वर्ष का हो गया तो ग्रेजुएशन डिग्री, और अगर 4 वर्ष का हो गया तो ग्रेजुएशन रिसर्च। इस प्रकार का जो है वो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद में स्टूडेंट को या विद्यार्थी को। साथ ही साथ एक बात हमने आपको और जो यहाँ पे बताई कि री एंट्री का प्रावधान हो गया नई शिक्षा नीति के अनुसार, जो भी इसमें नई शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, और जब ये लागू होगा तभी ये सारी चीजें होंगी। अभी तो एज इट इज ही चल रहा है जो भी पीछे से हो रहा है। अच्छा, बात करते हैं आगे की पीजी का, यानी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है इसका क्या है। तो ये जैसे कि अगर यहाँ पे पहले क्या होता था कि ग्रेजुएशन 3 वर्ष का, या अभी भी है ग्रेजुएशन 3 वर्ष का है, लेकिन जब ये नई शिक्षा नीति जो लागू हो जाएगी तो उसके बाद में ग्रेजुएशन आप 4 वर्ष का हो जाएगा। तो अगर हम पीजी की बात करें तो पीजी तो 2 वर्ष का है, चाहे वो MA हो, MSc हो, MCOM हो, जो भी कर रहे हैं। तो जैसा अभी हमने आपको ऊपर बताया कि BA, BSc, BCom को खत्म कर दिया गया है, वैसे MA, MSc, MCOM को भी खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पे अगर बच्चे ने 4 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है, यानी कि सर्टिफिकेट भी उसके पास है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी है, ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी है, ग्रेजुएशन डिग्री भी है, ग्रेजुएशन रिसर्च भी है उसके पास में, तो वो जब पीजी करने के लिए जाएगा तो उसे सिर्फ 1 वर्ष का ही करना होगा। यानी कि अगर हम देखें तो अभी जैसे हो रहा है कि ग्रेजुएशन 3 वर्ष का है और पीजी 2 वर्ष का, मतलब टोटल करने में 5 वर्ष लग रहे हैं। तो आगे भी वैसे ही लगेगा, 5 वर्ष ही लगेगा, ज्यादा 6 वर्ष नहीं लगेगा। अगर चारों ही कर रखा है स्टूडेंट ने, अगर चारों कर रखा है तो यहाँ पे उसे पीजी के लिए सिर्फ 1 वर्ष पीजी में देना होगा। सिलेबस उसी अकॉर्डिंग होगा, सिलेबस वगैरह जो भी होगा वो आपका 1 वर्ष का होगा अगर आपने 4 वर्ष का ग्रेजुएशन किया हुआ है। और अगर आपने डिग्री लेने के पश्चात, यानी कि ग्रेजुएशन 3 वर्ष कंप्लीट करने के पश्चात पीजी करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 वर्ष करना होगा। यानी आपने यहाँ पे 3 साल कर लिया और यहाँ पे आप 2 साल करेंगे, तब आपका 5 वर्ष हो जाएगा। या आप ऊपर ग्रेजुएशन 4 वर्ष का कंप्लीट कर लीजिए, देन आप पीजी 1 वर्ष का कीजिए, तभी आपको 5 साल लगेंगे। यानी ग्रेजुएशन और पीजी कंप्लीट करने में अभी भी 5 साल ही लगते हैं और आगे भी 5 साल ही लगेंगे। लेकिन मेन जो हमने आपको बताया वो कि स्ट्रीम को पूरी तरह से फिनिश कर दिया गया है, हटा दिया गया है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो बदलाव हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं इसमें। और साथ ही साथ जो एमफिल का एक कोर्स है मास्टर ऑफ फिलॉसफी, इसको खत्म कर दिया गया है। अब ये नहीं होगा, इसको फिनिश कर दिया गया है नई शिक्षा नीति के अनुसार, इसमें खत्म कर दिया गया। और जो आपका डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD वो 4 वर्ष का ये है, 4 वर्ष का होगा। तो ये यहाँ पे हमने देखा अभी टोटल क्लास अगर देखें तो आप प्ले ग्रुप से लेकर के हमने यहाँ पे PhD वगैरह सारी चीजें, पोस्ट ग्रेजुएशन देख ली। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप सबको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है आप सबको? हाँ मैम। हाँ मैम। मैम। ओके, यस मैम। अब इसके आगे थोड़ा सा हम और चीजें देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या चीजें होंगी। जैसे पहले क्या था कि जो हमारी शिक्षा पर जो GDP का अराउंड 3% से भी कम लगभग खर्च हो रहा है शिक्षा पर।
शिक्षा पर, एजुकेशन मैम, पर। और जी मैम पोस्ट ग्रेजुएशन का काइंडली दोबारा दोहराइए। जी सर। पोस्ट ग्रेजुएशन का जो बताया है वो दोबारा रिपीट कीजिए अच्छा काइंडली। अच्छा, जी 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 सर। जी सर, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक बार थोड़ा सा फिर से हम देख लेते हैं। जैसा अभी थोड़ा सा ग्रेजुएशन से लिंक करके देखेंगे तो इजिली जो भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे। ग्रेजुएशन जैसा हमने आपको बताया यहाँ पे 4 वर्ष का कर दिया गया है नई शिक्षा नीति के अनुसार। अभी तो 3 वर्ष का ही है, जब ये लागू होगा तो 4 वर्ष का होगा। लेकिन अगर हम बात करें इसका, जैसे हमने आपको बताया कि 1 वर्ष अगर कैंडिडेट पूरा करता है तो उसे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा। से रिजल्ट क्या मिलेगा? ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कंप्लीट किया, यानी कि 1 साल। स्ट्रीम से कोई मतलब नहीं, जो सब्जेक्ट है वहां पे सब्जेक्ट मेंशन होगा। सब्जेक्ट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कोई भी, यानी आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, अपने मैथ्स पढ़ना है, जो भी अकाउंट्स पढ़ना है, जो भी पढ़ना है वो कहीं से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीम खत्म कर दिया गया है पूरी तरह से। तो अभी यहाँ पे 2 वर्ष पूरा होने के बाद डिप्लोमा, देन 3 इयर्स पूरा होने के बाद में डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री जो मिलेगा वो आपको। और 4 इयर्स अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन रिसर्च, ये रिजल्ट मिलेगा कि अगर ग्रेजुएशन रिजल्ट का आपके पास रिसर्च का रिजल्ट है तो यानी कि आपने, जो कैंडिडेट है उसने 4 वर्ष का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, ये प्रूफ करता है, सिद्ध करता है। साथ ही साथ एक चीज हमने और बताया, फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर बच्चा किसी भी कैंडिडेट किसी भी कोई भी परेशानी की वजह से या किसी भी कारण से बीच में ड्रॉप कर देता है, देन वो कभी भी एंट्री ले सकता है। यानी अगर 1 साल उसने किया है तो दोबारा से 2 साल 3 साल बाद पढ़ना चाह रहा है तो उसको सेकंड ईयर ही करना होगा, फर्स्ट ईयर नहीं करना होगा। अभी क्या है, अगर आप बीए करके 1 साल 2 साल बीएससी करके अगर ड्रॉप करते हैं कि 2 साल 3 4 साल के बाद हमें पढ़ना है तो आपको शुरू से करना होगा। लेकिन इसके बाद में होने के बाद में शुरू से नहीं करना होगा, जो आपने किया हुआ उसके आगे की पढ़ाई करनी होगी। तो ये चीज यहाँ पे और है आपका, जो अभी पीजी की बात की पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे, जैसे कि अगर ग्रेजुएशन 4 वर्ष का पूरा किया है कैंडिडेट ने, ग्रेजुएशन किया, उसके पास में जो रिजल्ट है वो ग्रेजुएशन रिसर्च का रिजल्ट है, तब यहाँ पे उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ 1 वर्ष का होगा। यानी 1 वर्ष का जो सिलेबस वो डिफरेंट होगा, मतलब 1 साल का जो सिलेबस होगा वो अलग होगा और 2 वर्ष का पीजी का जो सिलेबस होगा वो अलग होगा। अगर बच्चे ने 4 वर्ष का या कैंडिडेट ने 4 वर्ष का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो उसे 1 वर्ष का जो पीजी कोर्स होगा वो करना होगा। और अगर सिर्फ डिग्री लेकर के वो पीजी करना चाह रहा है, रिसर्च नहीं करना चाह रहा, मतलब चौथा वर्ष जो है वो नहीं पूरा करना चाह रहा है ग्रेजुएशन का, तो यहाँ पर उसे 2 साल देने होंगे। मतलब कोई फायदा नहीं है। अगर आप सेम चीजें हैं वही, अगर यहाँ पे 3 साल किया हुआ कैंडिडेट ने तो उसे पीजी में 2 साल देना होगा, और अगर यहाँ पे ग्रेजुएशन में 4 साल किया हुआ है तब उसे पीजी में 1 साल देना होगा। यानी लगने, अगर हम करें यूजी और पीजी, यानी कि जो आपका ये ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है, दोनों को मिला करके 5 वर्ष ही पहले भी लगते थे, अभी भी लगते हैं और आगे भी लगेंगे। लेकिन सिर्फ इतना सा है कि अगर 4 वर्ष का ग्रेजुएशन कर लिया है तो पीजी सिर्फ 1 वर्ष का करना होगा, और अगर 3 वर्ष का किया हुआ है तो पीजी 2 वर्ष का करना होगा। उम्मीद है कि अभी क्लियर हो गया होगा। यस मैम। मैम मुझे एक बात पूछनी है। यस मैम। हाँ बेटा, यस मैम। आपको पूछना है कि आपके पेरेंट को पूछना है? मैम मुझे पूछना है। हाँ बोलिए। मैम जैसे हमने क्लास 9 में एक सब्जेक्ट लिया और क्लास 10 में हम उस सब्जेक्ट की जगह दूसरे सब्जेक्ट को लेना चाहें तो क्या हम ले सकेंगे? बेटा उसके लिए तो जो, जैसे आपने 9th में जो लिया है ना सब्जेक्ट, तो आपको पहले से, जैसे 9th और 10th में तो सेम आपको सब्जेक्ट करने होंगे। देन मतलब स्ट्रीम, अलग अलग स्ट्रीम से आप ले सकते हो सब्जेक्ट। और देन अपना 11th और 12th का जो सब्जेक्ट है, 11th में आप डिसाइड कर लीजिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो अपने वो 2 ईयर आपको कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, तो जो आपको करना है 9th और 10th करेंगे, 11th और 12th करेंगे आप। सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हैं, जो सब्जेक्ट लेंगे उसी में आपको, वो तो उसी का एग्जाम हुआ, उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। जो भी सब्जेक्ट आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि आपने ये सब्जेक्ट ले लिया तो अगर आपका इच्छा है कि हमको दूसरा सब्जेक्ट चाहिए तो आप नहीं ले सकते। ये आप ले सकते हैं, लेकिन जिस सब्जेक्ट का आप लेंगे उसी का आपको एग्जाम देना होगा। वही जब फॉर्म रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म फिलअप करना होगा, आप वही सब्जेक्ट उसमें फिल करेंगे, है ना? तो अभी क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे बात और जो हमको यहाँ पे करना है
वो ये कि जैसा हमने अभी बताया था लास्ट में कि जो अभी तक अगर हम देखें तो जो शिक्षा पर खर्च है वो जीडीपी का लगभग अराउंड 3% से भी थोड़ा बहुत कम ही है, 3% भी नहीं है। लेकिन अभी ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसमें जो जीडीपी को बढ़ा करके 6% कर दिया गया है, यानी कि अभी का 2 गुना कर दिया गया है। मतलब 2 गुना जो बजट आएगा वो 2 गुना बजट आएगा शिक्षा पे खर्च के लिए, शिक्षा के जो है वो नवीनीकरण के लिए या इसके स्तर में सुधार के लिए डबल बजट आएगा। जो अभी तक आता रहा इसका 2 गुना बजट आएगा। तो इससे कहीं ना कहीं बेहतर होगा, क्योंकि पैसे होंगे तो बहुत सारी व्यवस्थाएं होंगी, इससे कहीं ना कहीं बेहतर ही होगा। और आगे स्कूल की फी की अगर हम बात करते हैं, जैसा अभी अगर हम देखें तो प्राइवेट स्कूल्स में जो है अपने अकॉर्डिंग फी डिसाइड करते हैं, तो उसका जो गवर्नमेंट के द्वारा फी भी डिसाइड कर दिया जाएगा स्कूल का कि इससे ज्यादा आप फी नहीं ले सकते हैं। जैसे आप जाते हैं बाजार में, जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना होता है, खरीदना होता है, तो उस पर एक निश्चित जो है वो एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उससे कम ले सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो उसी हिसाब से यहाँ पे स्कूल की फी भी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड कर दी जाएगी, प्राइवेट स्कूल की फी भी, कि वो इससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो फी का भी जो कहीं ना कहीं अगर देखते हैं तो ये काफी बहुत बड़ी एक समस्या है कि अपने मनमाने ढंग से फी लेते हैं और ऐसे में एफर्ट उसको जो है वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो नहीं पढ़ा पाते अपने बच्चे को। तो ये भी कहीं ना कहीं समस्या जो है वो सुलझ जाएगी। साथ ही साथ एक और अच्छी बात है जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, वोकेशनल का यानी व्यावसायिक शिक्षण को जो इसमें जोड़ा गया है। बच्चा जिस भी क्षेत्र में इंटरेस्टेड है वो उसके साथ में, पढ़ाई के साथ में उसको भी सीख सकता है, ताकि आगे चल के जो भी चीजें हैं और वो अपने रोजगार को बढ़ा सके। जो भी मतलब कहीं ना कहीं कि जैसे पढ़ाई के बाद भी जनरली ऐसा कुछ कुछ देखा जाता है कि पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद भी ना कोई भी नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर इससे व्यवसायिक शिक्षण को जो जोड़ा गया है तो कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा कि कुछ तो कर सकेगा। इस तरह एकदम से नहीं कि बेरोजगार है, कोई इनकम नहीं है। साथ ही साथ रिजल्ट में जो है, रिजल्ट के लिए 4 डिपार्टमेंट्स जो है वो बनाए जाएंगे। इसमें कि सॉरी, रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट सिर्फ जैसे अभी तक होता है कि ये जो है मार्क्स पे, जो आपके मार्क्स जो आप एग्जाम लिखते हो उसी के बेसिस पे मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन अभी रिजल्ट में इसके बाद में चेंजेस हो जाएंगे। मार्क्स तो जो होंगे वो तो होंगे ही, जैसे आपने जो एग्जाम दिया है उसका मार्क्स तो मिलेगा ही आपको। इसके साथ ही साथ किसी को यहाँ पे कोई डाउट है? नो मैम। ओके ओके, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान से अगर सुनेंगे तो कुछ भी नहीं है, एकदम क्लियर है, एकदम कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले रिजल्ट की बात करते हैं कि अभी इसके बाद में नई शिक्षा नीति जो लागू होगी इसके बाद में रिजल्ट में क्या चेंजेस आया है, क्या चेंजेस आएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं जो अपने एग्जाम हो रहा है वो तो मार्क्स तो आपको मिलने ही मिलने, लेकिन उसके साथ साथ आपका सेल्फ जो है, आप खुद भी अपने आप को अंक देंगे। यानी आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने आप को कितने नंबर देते हैं, कितने नंबर देंगे। तो ये सारी चीजें भी ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगी कि हमें खुद को भी नंबर देना, यानी कि आप आपको क्या लगता है कि हम किस योग्य है, किस आधार पर हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट खुद को भी मार्क्स देगा और इसके साथ साथ में स्टूडेंट्स के जो फ्रेंड्स होंगे वो भी उसको अंक देंगे, जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ में पढ़ते हैं। अभी क्योंकि यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट भी जुड़े हैं तो इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो वो आपके जो फ्रेंड हैं वो भी आपको अंक देंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये भी रहेगा कि मेरा जो नेचर है, मेरा जो भी हमारा व्यवहार है दूसरे के प्रति वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये भी मुझे नंबर देना है। फ्रेंड भी मेरा मुझे नंबर देगा और अगर मेरी ठीक नहीं बनेगी तो मुझे नंबर नहीं देगा ये। तो कहीं ना कहीं इससे जो है वो व्यवहार में भी बच्चों की परिवर्तन होगा। तो ये यहाँ पे फ्रेंड्स भी अंक देंगे, साथ ही साथ टीचर भी देगा कि आप इस बच्चे को कितने अंक देते हैं। तो ये सारा जो है वो कहीं ना कहीं ये सारे एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि मानक होंगे आपके रिजल्ट डिसाइड करने के। जब ये नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो लागू होगी तो इसके पश्चात ये सारे मानक होंगे जिसके आधार पर जो है वो ये आपका रिजल्ट बनेगा, आपका रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। यानी मार्क्स तो जो मिलेंगे वो ऐड होंगे ही, आप अपने आप को कितने अंक देते हैं वो भी अभी इसमें ऐड होगा, फ्रेंड्स आपको कितने अंक देते हैं वो भी ऐड होगा, और आपके टीचर आपको कितने अंक देते हैं वो भी ऐड होगा। और इन सब मानकों के आधार पर यानी ये सब कुछ मिला करके फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब इसके बाद में क्या है कि मैम जी जी सर।
मैं बात कर रहा हूँ जो एंट्रेंस एग्जाम कब देंगे बच्चे? जी सर। एंट्रेंस एग्जाम पीसीएम पीसीबी जब दे सकते हो बच्चे कब? एक्चुअली सर आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं सुन नहीं पा रही हूँ आप क्या पूछ रहे हैं। बच्चे जब एंट्रेंस देंगे, एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं? एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ। अभी इसमें जो आप इस एनईपी 2020 के अंतर्गत पूछ रहे हैं ये बात? हाँ, इसमें कब देंगे? 9 to 12 तो नो स्ट्रीम मल्टीपल सब्जेक्ट सीसीटीवी एजुकेशन होगा तो। जी जी जी, तो जैसे देखिए यहाँ पे सर एक्चुअली क्या है ना कि अभी बाकी मतलब जो बृहद एकदम से है उसके लिए मैं अभी आपको एक लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप उसको पढ़ सकते हैं कई सारी, क्योंकि यहाँ पे उतना बहुत सारी चीजें, इतना तो नहीं समय है आपके पास भी नहीं है कि आप इतना यहाँ पे बैठ करके और सुनेंगे सारी चीजें। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां पे जाके और भी ज्यादा अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। फिलहाल अभी तो जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, 8th क्लास उसने क्रॉस किया, फिर 9th क्लास में वो चल रहा है, फिर 10th में वो चलेगा, तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है एंट्रेंस एग्जाम का, क्योंकि स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो देन वो प्रमोट हो रहा है, मतलब आगे की तरफ वो आगे की क्लासेस में पढ़ रहा है, आगे की क्लासेस में बढ़ रहा है। बाकी एंट्रेंस एग्जाम जो है वो डिपेंड करते हैं अपने विद्यालय के आधार पर भी, कि डिफरेंट स्कूल वाले एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे करते हैं, कुछ मेरिट के बेस पे करते हैं, तो वो तो डिपेंड करता है ना सर। ठीक है कैसे करेंगे, तो अभी क्लियर है सर? सर क्लियर है? जी 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 सर। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा हेलो मैम, जी एंट्रेंस जी जो जॉइंट एंट्रेंस है जी जी उसका जी क्या एटलीस्ट किया गया है या रहेगा? there will be joint entrance examination that सर will be एक्चुअली discontinued. जी 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 सर, ऐसा उसमें क्या है ना कि सर वो तो जैसे जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं तो डिपेंड करता है कि जो जिस लेवल पे हो रहे हैं तो वो होंगे, एग्जाम्स तो होंगे। बाकी जैसा हमने आपको अभी बताया कि और भी ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से या जो MHRD का जो वेबसाइट है वहां पे भी जाकर के आप और भी ज्यादा इसके बारे में विस्तृत जो है वो जानकारी ले सकते हैं। ठीक है सर? ठीक है थैंक यू। जी जी, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये जो हम इसको क्लियर कर देते हैं। जी मैम, जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा कवर कर दूं, दिन में आप लोग जो भी पूछ रहे हैं मैं वो सुनूंगी। एक जो और भी थोड़े बहुत जो चेंजेस हैं कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज होंगी वो भी यहाँ पे अपने अपने ब्रांचेस खोल सकती हैं, यानी हमारे देश में भारत में खोल सकती हैं, लेकिन सभी नहीं कि जिनका मन हुआ आकर के खोल दिया। टॉप 50 की बात हो रही है, टॉप 50 जो है वो यूनिवर्सिटीज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, वो अपनी ब्रांचेस यहाँ पर यानी कि हमारे देश में। मैम हाँ बेटा, हाँ बेटा बताइए। लिंक चैट बॉक्स में दे दिए। आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं बेटा? डोंट वरी, हम इसको जब फिनिश होगा हमारा ये वेबिनार तो हम आपको जरूर ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी हाँ जी, अब इसको तो कंप्लीट होने दीजिए, हम आपको जरूर दे देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो हम अभी बात कर रहे थे कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वो अपनी ब्रांचेस इसके तहत, यानी ये जो नई शिक्षा नीति है जो लागू होने के बाद में वो अपनी ब्रांचेस यहाँ पे खोल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो हमारे देश की जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं उनको एक अच्छा कॉम्पिटिटर मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने लेवल को, पढ़ाई के लेवल को, बच्चों का जो भी तैयार करने का जो उनका वो होगा वो सारे उसमें जो है बदलाव आएगा, और इससे जो है कहीं ना कहीं सुधार होगा, शिक्षा व्यवस्था में और भी ज्यादा सुधार होगा। और इससे बच्चे जो बाहर पढ़ना चाहते हैं वो वहाँ की यूनिवर्सिटीज में दाखिल होकर के जो ब्रांचेज हमारे देश में ओपन करेंगे यहाँ पर भी वो प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। तो ये इसमें इसके तहत चेंज किया गया है। साथ ही साथ जैसा हमने बताया अभी एक थोड़ा सा कि डिपार्टमेंट और अलग अलग 4 डिपार्टमेंट यहाँ पे बनाए गए हैं, डिपार्टमेंट 4 बनाए जाएंगे, और जिनमें की एक जो डिपार्टमेंट होगा वो सिलेबस डिसाइड करेगा। जैसे कि अभी तो पूरा चेंज हो रहा है, पूरा फ्रेमवर्क ही चेंज हो रहा है, पूरा सिलेबस भी चेंज होगा, तो सिलेबस डिसाइड करेगा एक जो डिपार्टमेंट है। दूसरा जो है स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ कौन से टीचर्स के बारे में जानकारी लेगा, स्टूडेंट्स के बारे में। और तीसरा जो यहाँ पे होगा वो सैलरी, टीचर्स की सैलरी, या जो बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी जाती है, छात्रवृत्ति जिसे हिंदी में बोलते हैं, कि जो अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा करते हैं उनको देने का ये काम जो अलग डिपार्टमेंट होगा वो करेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में तो रुचि है, करना भी चाहते हैं, लेकिन
लैक ऑफ फिनेंशियल प्रॉब्लम कह सकते हैं, इसके चक्कर में उनकी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाती। मानसून बेटा। ये मैम, आपने हाँ जो जी। एससी एग्जाम 12 से 2 बजे तक होना था, वो उसका क्वेश्चन पेपर अभी तक नहीं मिला है। बेटे मैंने उसको सेशन एंडिंग एग्जाम के लिए भेजा है, वो आज कोई एग्जाम नहीं है, आपका संडे है आज तो ना। SEE का फुल फॉर्म क्या है? मानसून सेशन एंडिंग एग्जाम, यानी सत्रांत परीक्षा जो आपकी चल रही है एग्जाम, जिसको आपने कल आपका हिंदी था, उसकी बात हो रही है। क्लियर है मानसून? यस मैम। हाँ, तो वो आपका जब सब्जेक्ट होगा तो उस दिन वो आपको मिलेगा पेपर, ठीक है। तो आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसा हमने आपको अभी बताया कि 4 डिपार्टमेंट को अलग अलग। मैम, ये सीजन एंडिंग एग्जाम तो 8:30 बजे से 10:30 बजे तक था ना, तो ये बेटा एलिना आप अभी हमको जो कर रहे हैं इसको कंप्लीट करने दीजिए। इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज है उसको आप यहाँ पे क्लियर करके उसके बाद लेफ्ट कीजिएगा, ठीक है। जिनको भी पूछना है इसके, जो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसके इतर अगर आपको सवाल पूछने हैं तो आप वेट कीजिए, लास्ट में जरूर हम आपको क्लियर कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि 4 डिपार्टमेंट अलग अलग यहाँ पे बनाए जाएंगे और इसमें एक सिलेबस डिसाइड करेगा। एक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ टीचर्स का जो जहाँ पे करना है, कैसे करना है उनको, स्टूडेंट के बारे में। और तीसरा जो होगा वो सैलरीज, टीचर की सैलरीज और स्कॉलरशिप। जैसे कुछ हमने आपको बताया कि ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड हैं, जो प्रतिभाशाली, उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अभाव है पैसे का, तो इस चक्कर में नहीं पढ़ पाते, उनको किस तरह से हेल्प करनी है, ये सारी चीजें डिसाइड करेगा। और जो चौथा डिपार्टमेंट होगा वो कहीं ना कहीं रिजल्ट जो डिक्लेरेशन होगा, जो कि जैसे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनके जो बार बार कॉपीज जाती हैं चेक होने के लिए, तो ये आपका यहाँ पे रिजल्ट डिसाइड करेगा, जो चौथा डिपार्टमेंट होगा। अब साथ ही साथ यहाँ पे टीचर्स को भी जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग होगी, उनको भी बताया जाएगा, उनको भी सिखाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इसमें चेंजेस हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनको भी प्रिपेयर करना है, गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं दायित्व बनता है। तो उनको भी अलग अलग आधार से कि कैसे क्या करना है, किस तरह से उनकी कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है, होता भी है कि नॉलेज तो बहुत है, लेकिन किस तरह से पहुंचाना है कि इजिली जो है बच्चे समझ पाए। तो कहीं ना कहीं इस सबका टेक्निक, इस सबका तरीका बताया जाएगा। इसके लिए भी टीचर्स को भी जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये कहें, अगर हम देखें यहाँ पे तो जो भी मेन चीजें थी, स्पेशली यहाँ पे शिक्षा से जो चेंजेस हुए हैं क्लास शुरू से ही लेकर के लास्ट तक में, तो हमने आपको यहाँ पे बताया। और ये इसके रिगार्डिंग अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैम क्या आप क्लास 8 का फिर से एक बार बता सकते हैं? बेटे राजवीर, आप सुन रहे हैं बेटे, आपको समझ में नहीं आएगा ये बेटे पेरेंट्स के लिए, मैंने उसमें लिखा था कि पेरेंट्स के लिए है ये। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बच्चे अगर यहाँ पे सुनेंगे तो कैसे होगा। हमें निर्देशित किया गया कि पेरेंट्स के साथ में हमें करना है। हेलो मैम। जी जी मैम, वो जो मार्किंग का जो सिस्टम है ना, जो फ्रेंड्स का बात आपने बताया, वो क्या मतलब फ्रूटफुल रहेगा क्या मैम? मैडम एक्चुअली ये फ्रूटफुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे क्या होगा ना कि कहीं ना कहीं बच्चों में जो आपस में देखते हैं कि कुछ अपने में जो क्लासेस में बच्चे रहते हैं, तो वो आप एक दूसरे से उनके मनमुटाव रहता है, किसी को पसंद नहीं करते, कैसे करते हैं। तो ऐसे में सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं है ऐसा, तो सभी के लिए होगा कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे पूछा जाएगा कि कितना अंक दे रहे हैं आप इनको। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो व्यवहार में परिवर्तन के लिए है, कि ताकि जो नेचर हुआ है हर एक व्यक्ति के प्रति, खास करके आपके जो फ्रेंड्स हैं, तो एक कहीं ना कहीं आपको अंदर बच्चों के लिए होगा कि ये भी मुझे अंक देगा। तो उस हिसाब से सभी के लिए है, सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं होगा। तो ये उसके व्यवहार में परिवर्तन लाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं उसका व्यक्तित्व जो है वो और भी बेहतर हो सकेगा, उसका विकास और भी बेहतर हो सकेगा। हेलो मैम, जी जी, क्या ये पॉलिसी नेक्स्ट ईयर से चालू होगा? मैडम एक्चुअली क्लियर तो नहीं है, लेकिन 2022 या 23 तक चांसेस है। ओके, जब ये लागू होगा। जी अच्छा जी, उम्मीद है कि आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आप लोग जरूर से लाभान्वित हुए होंगे।
और जैसा हमने अभी आपको बीच में भी बताया था कि अधिक जानकारी के लिए आप MHRD जो मिनिस्ट्री का वेबसाइट है वहां पे भी जा करके, गूगल पे भी आप देख सकते हैं इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल जानकारी लेने के लिए। बाकी कुछ मैं यहाँ पे आपको मटेरियल जरूर ग्रुप में भेज दूंगी जिससे कि आप पढ़ करके और भी ज्यादा चीजें जान सके, समझ सके इस NEP 2020 के बारे में। अभी आपको इसके रिगार्डिंग नहीं लग रहा मुझे कि कोई कंफ्यूजन होगा आप लोगों को? सर, मैम, जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है आप सब लोग। मैडम वोकेशनल के ऊपर थोड़ा बताइएगा दोबारा। जी सर, वोकेशनल का सर ये है कि जैसे बच्चे का ना, कुछ बच्चे होते हैं उनको यानी गर्ल्स की बात लें या बॉयज की बात लें, किसी को सिलाई में इंटरेस्ट है, कढ़ाई में इंटरेस्ट है, या जो अलग अलग ट्रेड है, डिफरेंट प्रकार की चीजें हैं जो समाज में दैनिक हमारी आवश्यकताएं की पूर्ति करती हैं। तो जिस उसके रिगार्डिंग अगर किसी को भी जो है वो शिक्षा लेनी है, किसी बच्चे का जो इंटरेस्ट है जिस भी क्षेत्र में, तो वो भी ऑप्ट कर सकता है, उसको वो पढ़ सकता है। वोकेशनल का मतलब होता है व्यवसायिक, यानी व्यवसाय से संबंधित। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने में, जहां तक आपको भी मुझे लग रहा है, आप इस बात से सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं ये फ्रूटफुल रहेगा कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में ये अपना एक अहम भूमिका जो है वो अदा करेगी। राइट मैम, थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू सर। तो आप सभी इस वेबिनार में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी मैम, क्लास से शुरू होगा बच्चों का स्कूल में मैडम जाना। मैं उसी पे अभी बोल रही थी कि मैम, क्योंकि एक्चुअली है ना कि सिलेबस उसी अकॉर्डिंग पूरा चेंज करना होगा, पूरी प्रिपरेशन करनी होगी। दिन ऐसे नहीं कि एक दिन में तो ऐसे थोड़े समय में नहीं हो सकता है। तो जैसा अभी सिर्फ गेस ही कर रहे हैं मैम, नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर कि 2022 या 23 तक चांसेस हैं। और अभी तो जो है वही रहेगा, अभी 2022 से 23 तक। जी मैम, तो ऐसा होने से तो PCM PCB का कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा शायद, क्योंकि बच्चे तो कुछ भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं ना मैम? जी जी बिल्कुल। स्ट्रीम को तो मैंने बताया ना शुरू में कि स्ट्रीम को पूरी तरह से फिनिश कर दिया गया है इसमें, कि बच्चा अगर चाहे तो जियोग्राफी भी पढ़ सकता है, यानी जो अलग अलग स्ट्रीम थी, जैसा कि अब ना कि उसमें BSc कर रहा है बच्चा या फिर BA कर रहा है तो उसको आर्ट्स के ही सब्जेक्ट लेने हैं, और अगर BCom कर रहा है तो उसको एक मतलब एक सब्जेक्ट का जो है उसको एक लिमिटेड होता था कि इसी में आपको ऐसे ही चुनना है, यही लेना है। अगर आप ये चाह रहे हो तो उसके लिए आपको पूरा स्ट्रीम ही चेंज करना होगा। तो ये सारी चीजें खत्म कर दी गई। मतलब ऐसे में आप कोई भी सब्जेक्ट जो भी आप लगता है, जो भी आप रुचि है बच्चे का जिस भी सब्जेक्ट में, वो वेरियस सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट ले सकता है। तो हेलो मैम। जी जी मैम। होने से तो जैसे कि इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग या डॉक्टरी, ये सब तो जो थोड़ा चेंज हो जाएगा ना। ये तो पहले PCM PCB से डिसाइड होता था कौन किस। मैडम जैसे अभी जो चेंजेस किए गए हैं ना, फिर इसी आधार पर वो तो ये तो गवर्नमेंट का है ना कि आगे कैसे चीजें क्या होंगी। फिलहाल ये सब इस चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे जहां तक लग रहा है कि ये किया गया है, ताकि बच्चे जैसे होता नहीं कि अलग अलग डिफरेंट चीजों में उनकी रुचि है, बट उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो कैसे ले, उसको कैसे करें। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है स्ट्रीम को जो फिनिश किया गया है, तो यहाँ पे जो भी चेंजेस हुए हैं इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे जानकारी आपको दी गई है। बाकी इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया कि हम आपको MHRD का जो मैंने बताया वेबसाइट पर भी जा करके देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं अभी आपको कुछ जस्ट अभी थोड़े समय में ही आपको गूगल जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कुछ मटेरियल आपको जरूर मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो है वो आप अपनी जो आपका फीडबैक है इसके रिगार्डिंग, इस वेबिनार के रिगार्डिंग, वो आप जरूर दीजिएगा हमको। आप सभी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी यहाँ पे